इस दुनिया में अगर इंसान आया हुआ है तो इंसान से गलती तो होती है, लेकिन इंसान उस गलती को अगर बार बार दोहराए तो उस गलती का परिणाम उसके विपरीत ही निकलता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो भी व्यक्ति सुनता है, सुनने के बाद उसके पैरों नीचे से एकदम ज़मीन से खिसक जाती है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है पीलीभीत और उसी का गजरौला कला थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 28 जुलाई रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास टाइम होता है। तो गजरौला थाने में संतरी बाहर ही खड़ा होता है। जो संतरी होता है जब बाहर खड़ा होता है, सामने उसके एक व्यक्ति आता है, काफ़ी हाँफता ढापता हुआ आता है और वह व्यक्ति बड़ी जल्दीबाजी में अंदर ही बैठे थाना प्रभारी भुवनेश गौतम होते हैं, उन्हीं के पास जाने के लिए निकलता है। तभी खंतरी उस समय कह बैठता, कहाँ जा रहे हो, क्या जल्दी है, कारण बताओ। अब वह जो हाँफता डापता व्यक्ति होता है संतरी से कह बैठता है कि हमें कुछ अर्जेंट काम है, साहब से मिलना है, हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, हमारी ज़िंदगी उजड़ने वाली है। और यह सब बात जैसे ही संतरी के सामने हाँफता डापता वाला व्यक्ति कह देता है, कहने के बाद संतरी जो होता है उसकी बात थोड़ी बहुत सुनता है और वह व्यक्ति बड़े ही चौंकाने वाली बात संतरी के सामने रखता है और संतरी तुरंत जाता है अंदर। वहीं पर भुवनेश गौतम थाना प्रभारी होते हैं, उनके सामने कह देता एक व्यक्ति होता है ठीक इसी तरह की बात कर रहा है। और थाना प्रभारी जैसे इस तरह की बात संतरी के द्वारा सुनते, संतरी को इशारा कर देते और संतरी बाहर आता, लेकिन संतरी का इशारा पाते ही वह व्यक्ति तुरंत ही बिना रोक टोक के, बिना किसी कानून के अंदर घुस जाता, थाना प्रभारी के सामने अब खड़ा हो जाता है। कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है प्रमोद कुमार, हम इसी लालपुर गांव के रहने वाले होते हैं। साहब अभी लगभग 2 घंटा पहले ही हम अपनी पत्नी को अपने ससुराल से रचना को लेकर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में पहुंचते हैं और जैसे ही कुछ वक्त रह जाता हमारे गांव से पहुंचने में, यानी कि 2 किलोमीटर पहले ही, तो एक पास ही गन्ना पहुँचते हैं। उसी गन्ने के करीब पहुँचते हैं तो गन्ने के पीछे जो सड़क होता है उसी सड़क से एक जीप आती है और जीप में कुछ व्यक्ति होते हैं। जीप को रोकते हैं तो हमारी पत्नी को एकाएक रोक के उसी जीप में बैठा लेते हैं और हम चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागते हैं। साहब हमारी पत्नी को लेकर वहाँ से निकल गए। साहब हमारी पत्नी के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। यह बात सुनते थाना प्रभारी तुरंत ही वहीं मुनीम होता है, मुनीम को आदेश देते हैं। मुनीम आदेश पाता है तुरंत ही उसी समय अब प्रमोद का जो कही हुई बात होती है उसका रिपोर्ट को दर्ज कर दिया जाता है। दर्ज करने के बाद प्रमोद साहब से इजाज़त लेता, कहने लग जाता कि साहब अब हम क्या जा सकते हैं। साहब चेहरा देखते हैं प्रमोद का। भुवनेश गौतम कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ जा रही थी, आखिर वह चली कहाँ गई, तुम्हें क्या पता है। यह बात सुनने के बाद प्रमोद एकदम हक्का बक्का रह जाता कि आखिर साहब क्या कह रही है। साहब तुरंत ही उसके पास खड़े हो जाते हैं और उसका चेहरा लखते हैं। लखने के बाद उनको बड़ा आशंका होने लगता है। कहने लग जाते हैं कि एक बात बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति थाने में इस तरह आता है तो अपनी पत्नी के बारे में अगर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाता है तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर बहुत दबाव मारता है कि पत्नी को हमारी जल्द से जल्द तलाशी किया जाए। और यहाँ तक तुम्हारी पत्नी का अपहरण हो गया है और तुम भी इस तरह बड़े सन तरीके से यहाँ से निकल जा रहे हो, क्या हमें तुम उस जगह का नाम पता और ठिकाना नहीं दिखाओगे। यहाँ तक बता सकते हो कि आखिर वह जीप कैसी थी और उसका नंबर क्या था और उसमें कितने व्यक्ति थे। अब प्रमोद सुनता, कहने लग जाता कि साहब हमें नहीं पता उसका नंबर कितना था, आखिर उसमें व्यक्ति कितने होंगे। साहब हमें कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि हम उस समय बड़े जल्दबाजी में थे और एकाएक आंधी की तरह आए हमारे पत्नी का अपहरण करके अपनी जिप्सी में और ले गए। यह बात सुनते थाना प्रभारी भुवनेश गौतम बड़े अचंभे पड़ जाते, कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो, उस घटना स्थल पर जहाँ तुम्हारी पत्नी के साथ यह सब हुआ है वहाँ ले चलो, हमें जगह ठिकाना बता दोगे तो हम हो सकता कुछ वहाँ सबूत अपने हाथों में ले लें।
यह बात सुनने के बाद इधर प्रमोद तुरंत ही थाना प्रभारी भुवनेश गौतम की बात मान ले तो भुवनेश गौतम तुरंत ही अब जिप्सी लेते हैं और उसी जिप्सी में इधर प्रमोद को बैठाते हैं। कुछ सिपाही भी होते हैं, जिप्सी में बैठ जाते हैं और प्रमोद अपने गांव की तरफ जिप्सी को ले जाता है। जैसे ही लालपुर गांव के करीब पहुंचता है तो उस समय प्रमोद थाना प्रभारी को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। थाना प्रभारी तो उसके मन को देखते हैं, कहने लग जाते हैं कि एक बात बताओ कि आखिर यह सब कहाँ हुआ है। प्रमोद कह देता है कि साहब हमें नहीं पता आखिर वह घटनास्थल कहाँ है, क्योंकि रात का टाइम था, एकदम सुनसान एरिया था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस हमें जल्दी थी घर पहुंचने की, हम आगे आगे थे, हमारी पत्नी रचना और पीछे पीछे थी। यह बात थाना प्रभारी भुवनेश गौतम सुनते हैं, एक बार दंग से रह जाते कि आखिर अपनी पत्नी की इस हरकत को कौन नहीं जान पाएगा। और उसके चेहरे को देखकर पुलिस को काफ़ी शंकाएँ बढ़ ही जा रही थी। अब पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा ससुराल कहाँ है। प्रमोद कह देता है कि साहब यहीं पास, लेकिन गांव का नाम अब नहीं बताता। भुवनेश देखते हैं उसके हाव भाव को देखकर एकदम बड़े झूठ तरीके से अचंभा वाला उसके मुंह जुबान कबूल करना शुरू कर देते हैं। यह सब समझ जाते हैं भुवनेश, और जैसे उसे थोड़ी भर आँख दिखाने के बाद थाना प्रभारी को देखकर वहीं प्रमोद डर सा जाता, पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह गलती हम नहीं बता पाएंगे कि गलती कैसे हो गई, लेकिन साहब हमने अपनी पत्नी रचना का जो होता है अपने ही एक दोस्त है मुकेश के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बड़े बेरहमी तरीके से हत्या करवा दी है। लेकिन उसकी लाश हमने एक खेत में ले गया, लेकिन हमें उस खेत के बारे में नहीं पता है वह खेत कहाँ पर है। काफ़ी रात हो चुका था, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब रात भर अपने थाने में लाकर प्रमोद को बैठाती है। बैठाने के बाद पूरी रात इंतजार करती है कि सुबह टाइम चला जाएगा और घटनास्थल पर निरीक्षण किया जाएगा। और जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर पुलिस की जिप्सी लेती है। लेने के बाद प्रमोद को बैठाया जाता है और प्रमोद से ही लालपुर गाँव की तरफ बढ़ा जाता है। लगभग 2 किलोमीटर पहले एक गन्ने का खेत होता है, उसी गन्ने के खेत में प्रमोद भुवनेश गौतम को अपने साथ लेकर घुस जाता है। और जब घुसता है तो पुलिस की जो टीम होती है अपने सामने जो नज़ारा देखती है, देखकर एकदम अब दंग सा रह जाती है, क्योंकि गन्ने के खेत के लगभग कुछ ही अंदर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी होती है, साड़ी में होती है, उसके गले पर काफ़ी काले काले धब्बे होते हैं। और देखकर पुलिस को अंदाज़ा हो जाता बस करो इस औरत की जो हत्या हुई है ठीक गला ही दबा कर की गई है। अब पुलिस की टीम घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद इधर प्रमोद के ही बाद में पुलिस होती है यकीन कर बैठी है कि बस करो इसकी जो हत्या हुई है ठीक इसी की बदौलत हुई है। पुलिस की जो टीम होती है इधर प्रमोद को जैसे ही गन्ने में ले जाती पहुँचती, पता लगता गांव वालों की जमावड़ा लग चुका होता है और इसकी खबर जाकर लालपुर गांव में पहुंच जाता है। पहुंचने की वजह से इसकी खबर इधर प्रमोद के जो पिता होते हैं छादमी लाल को पहुंच जाता। छादमी लाल को खबर लगता तो एकदम अचंभे से रह जाते कि आखिर हमारे बेटे ने यह कैसा कारनामा कर दिया। और छामदी लाल की जो पत्नी होती है यह बात सुनने के बाद तुरंत ही छामदी लाल अपने पत्नी को लेते हैं। लेने के बाद उसी घटना पर पहुँचते हैं जहाँ पर प्रमोद थाना प्रभारी के साथ खड़ा होता है। छामदी लाल नज़ारा देखने के बाद वह भी कुछ ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं कि आखिर एक नए नवेली की दुल्हन के साथ हमारा अपना बेटा प्रमोद ने कैसा कदम उठा दिया। पुलिस की जो टीम होती है अब वहीं पर इधर बिना देर किए प्रमोद से ही रचना के ही अपने ही मायके वालों का नंबर लेती है। अब लेने के बाद पुलिस की टीम होती है उस समय इसकी जो सूचना होती है रचना के अपने जो पिता होते हैं अब डालचंद को भेजवा देते हैं। लेकिन डालचंद जैसे खबर पाते हैं इस तरह की बात की तो दहाड़े मारकर अपने घर में रोना जाना शुरू कर देते हैं। और इसकी खबर रचना के अपनी माँ शारदा को लग जाता। शारदा खबर पाती है, पूरे बात को समझ जाती है कि आखिर इसका हत्यारा कौन हो सकता है। लेकिन शारदा जो होती है कुछ कह नहीं पाती है और रोती है अवस्था को देखकर शारदा जब पास जाती है काफ़ी दिलासा देते हुए कहने लग जाती है कि यह जब हुआ सब हमारी गलती की वजह से हुआ। डालचंद कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमसे क्या गलती हो गई। डालचंद कह देते हैं कि हमें नहीं पता हमारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, हमारी बेटी रचना की क्या किसी की दुश्मनी थी। इधर शारदा भी कह देती है कि हमें पता है कि तुम्हारी बेटी के साथ कौन किया है, वह खुद तुम्हारा दामाद प्रमोद ने किया है। क्योंकि कल हमारी जब बेटी हमसे विदा ले रही थी उसी वक्त हमारे बेटे ने हमारे सामने प्रमोद के बारे में कुछ ऐसी बात बताई थी जिसकी वजह से हमने उसको काफ़ी समझाया बुझाया था, लेकिन हमें नहीं पता था उसके साथ आज ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब सारी बात इधर डालचंद सुनते हैं अपनी पत्नी अब शारदा से सुनने के बाद तुरंत ही बिना देर के अपने गाँव वालों को लेने के बाद अब गजरवाला पुलिस थाने में पहुँचते हैं।
पहुंचते पता लगता पुलिस थाने में इधर रचना की डेड बॉडी जो होता है अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसे में पोस्टमार्टम हाउस भेजवा दिया जाता है। अब पुलिस की टीम इधर डालचंद और शारदा को अपने साथ लेती है और मोर्चरी में पहुंच जाती है। लेकिन डालचंद और शारदा जैसे अपने बेटी के डेड बॉडी को उस अस्पताल में देखते हैं तो वहीं पर अब दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। और पुलिस के सामने शारदा बेधड़क कहने लग जाती कि साहब हमारी बेटी के साथ ऐसा करने वाला व्यक्ति आखिर इस दुनिया में रह ना सके। यह सब बात करती साथ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर प्रमोद के ही तहरीर पर ठीक उसका एक अपना जो करीबी दोस्त होता है मुकेश को, अब मुकेश को पुलिस जो टीम होती है उसके घर जाकर दबिश मार देती है। पता लगता मुकेश तो अपने घर पर है। उसकी टीम मुकेश को उसके घर से अपने कस्टडी में थाने लाती है। लेकिन मुकेश अपने सामने जैसे ही थाने में इधर प्रमोद को पाने के बाद बिना देर किए वह भी पुलिस के सामने इधर रचना की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता। लेकिन रचना के बारे में इधर प्रमोद और साथ में मुकेश जो सच्चाई रखते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है वह एकदम थर्रा जाता है। फिल्म में उसी जो पीलीभीत पड़ता है उसी पीलीभीत का ही एक गजरावाला जो थाना पड़ता है उसी का ही लालपुर गाँव पड़ता है। अब उसी गाँव के ही रहने वाले होते हैं इधर छामदी लाल, और छामदी लाल का अपना दूसरे नंबर का एक बेटा होता है। बस यही होता है प्रमोद कुमार। और प्रमोद कुमार जिसकी उम्र लगभग अब 22 साल के आसपास होता है। प्रमोद कुमार जो बचपना होता है बड़ा ही कठोर मिजाज का होता है। लेकिन ठीक कुछ साल पहले प्रमोद अब जैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है तो पास करने के बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ना लगने की वजह से उसके जो पिता होते हैं उसके ऊपर काफ़ी दबाव मारते कि बेटा पढ़ लिख लो, अपनी ज़िंदगी बना लो। लेकिन प्रमोद इस तरह रंगीले दोस्तों के संकट में पड़ जाता। पढ़ने की वजह से उसका जो होता है अब घर टिकने का मन ही नहीं करता। उसके जो पिता होते हैं अब दिन भर खेती में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इधर प्रमोद सिर्फ अपने रंगरलिया पर ध्यान देना शुरू कर देता। कभी इधर घूमना फिरना चालू कर देता। हर वक्त चलने लग जाता है। लेकिन इधर उसके जो अपने पिता होता काफ़ी ज़्यादा जब प्रमोद से परेशान हो जाते, कहने लग जाते हैं कि बेटा क्यों ना जाकर कहीं अपनी नौकरी वोकरी कर लो। लेकिन इधर प्रमोद जो होता सिर्फ अपने बात पर रट्टा लगा कर बैठ जाता कि पिताजी ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, इसको क्यों ना मौत से लिया जाए। अपने पिता के सामने जब इस तरह अब प्रमोद बात करता है, करने के बाद इधर छामदी लाल बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन कैसे न तैसे कर अपने बेटे इधर प्रमोद का जो जिल्लत भरी ज़िंदगी है वह सहते रहते हैं। लेकिन प्रमोद का अपने ही गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली होती है सरिता से जैसे एक दिन बाग में मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद उसके खूबसूरती को देखकर एकाएक फिदा हो जाता। लेकिन सरिता अपने ही कॉलेज मौके पर अब पढ़ाई कर रही थी, उसका रोज़ का आना जाना होता। अब जैसे ही शाम के टाइम आती तो उसी रास्ते में खड़ा होकर प्रमोद अब सरिता का इंतज़ार करता। लेकिन सरिता भी देखती प्रमोद का जो झुकाव है धीरे धीरे अब उसकी तरफ हो रहा है। इधर सरिता की झुकाव धीरे धीरे जाकर अब प्रमोद की तरफ हो जाता है। दोनों तरफ झुकाव समान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहना भी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ भी दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बागों में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। वक्त बड़े तेज़ी से भागता है और भागते भागते लगभग 4 महीना बीत जाता है। लेकिन जब इनके बीच प्रेम प्रसंग जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से अपने कॉलेज में गूंज सजाते हैं तो कॉलेज में गूंजने की वजह से दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। और दोनों को दोस्तों को पता चलता है। पहुंचने की वजह से इसकी जो खबर होती है गाँव में पहुँचने लग जाती है। और पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी लोगों के कानों में निकल जाती है। इनके कानों में कोई भी ऐसी बात नहीं पड़ती जिसकी वजह से सरिता और साथ में प्रमोद को कोई दिक्कत हो। लेकिन अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जीने के लिए, अपनी खुशियाँ चाहने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे जब वक्त गुजरने लगता है सरिता को भी लगने लगता है क्यों ना प्रमोद से कुछ ऐसी बात किया जाए कि प्रमोद अपनी ज़िंदगी संवारे और संवारने के बाद उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताया जा सके। अब प्रमोद के सामने सरिता जाती कहने लग जाती है कि देखो हम तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अपनी नए जीवन की शुरुआत जल्द से जल्द करना भी चाहते हैं। प्रमोद सुनता कहने लग जाता है कि हम भी तुम्हारे लिए काफ़ी दिनों से शादी के लिए अब बेकरार बैठे हैं। सरिता कह देती है बेकरार तो बैठे हो लेकिन अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए तुमने आगे ज़िंदगी में कुछ सोचा हुआ है? आखिर तुम्हारे पास क्या किसी चीज़ का सहारा है? क्योंकि तुम तो अपने पिता की बात भी नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मन की बात रखते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी कहीं नौकरी लग जाती, नौकरी लगने के बाद हम दोनों मिलकर कहीं ना कहीं अपनी घर गृहस्थी बिता लेते, क्योंकि हमारे पिता और साथ में तुम्हारे जो पिता हैं इधर छामदी लाल भी इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेंगे। यह बात भी प्रमोद सुनता कहने लग जाता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करती हो तो हमारा हर वक्त साथ देने के लिए तैयार रहो। यह बात भी सुनती सरिता कह देती हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तुम्हारे कदमों में तो खड़े हैं। आखिर तुम्हें शंका क्या हो रहा है?
प्रमोद भी कह देता कि बस तुम हमारे साथ अगर हो तो हम कहीं ना कहीं कमा खा लेंगे। लेकिन सरिता को भी लग जाता है कि प्रमोद सिर्फ हमें दिलासा दे रहा है, लेकिन सरिता के मन को कभी तसल्ली नहीं मिलती और इस छोटे मोटे दिलासे से उसको लगने लगता कि हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं शादी कर कर प्रमोद से तो बर्बाद हो जाएगी। वह सोच लेती है कहीं ना प्रमोद की अगर नौकरी ना लगे तो कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर हम ही नौकरी पा जाएँ, तब जाकर अब शादी करें। और यही सब बात इधर प्रमोद और सरिता के बीच हर दिन चलता और इसी बात को लेकर थोड़े बहुत कभी कभी तू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जब रिश्ते चलने लग जाते हैं तो इसकी जो खबर होती है ठीक कहीं ना कहीं गूंज भी जाती है। और ठीक ऐसे ही हो जाता है। अब इसकी खबर जाकर इधर सरिता के सबसे पहले गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद इसकी खबर जब लोगों के कानों में पहुंचता तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसे तरह तरह की बातें करते करते जाकर धीरे धीरे इसकी खबर सरिता के अपने पिता जीवन राम के कानों में पहुंचता तो एकदम सन्न सा रह जाते हैं। सोच नहीं पाते कि आखिर जिसे हमने इतने प्यार और प्यारे लफ्ज़ों से पाला है वह बेटी हमारे साथ कैसे गुल खिला रही है। यह सब बात सुनकर वहाँ अब जीवन राम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते। परेशान होने की वजह से अपनी बेटी को अपने पास बुलाते सरिता से पूछने लग जाते हैं कि बेटी हमें जो पता है वह पूरी तरह से क्या सच है। यह बात सुनती सरिता सुनने के बाद अपने पिता के सामने डर से जाती है और अपने प्यार का नाम लेने से इनकार भी कर जाती। कहने लग जाती कि साहब असल में हमारे और प्रमोद के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। बस इतना रिश्ता है कि जब भी हम कॉलेज से लौटते हैं लौटते वक्त हमारा सिर्फ मुलाकात थोड़ा बहुत वक्त के लिए प्रमोद से हो जाता है। बस वह पढ़ाई के सिलसिले में बात होता है। और यह सुनते हैं जीवन राम को उनको दिल को बड़ी तसल्ली लगती है कि चलो हमारी बेटी हमारे सामने कभी झूठ नहीं बोल सकती है। इधर सरिता अपने पिता की बात सुनती है। उसको भी लगने लगता कि हमारे पिता हमारे बहकावे में आ भी जाएंगे। और इधर जीवन राम कह देते कि बेटी हमने तुम्हें बड़े प्यारे ही हाथों से पाला हुआ और तुम्हारी ज़िंदगी को हम पढ़ा लिखा कर एक नए मुकाम पर देखना चाहते हैं। अगर तुम कुछ ऐसी हरकत करते हो तो समझ लो उस दिन से तुम्हारा जो बस्ता है इस घर में पड़ा रह जाएगा और तुम्हारी शादी हम जल्द जल्द करवा देंगे। अब सरिता भी सुनती है अपने पिता की बात कहने लग जाती है कि पिताजी अभी तक हमने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया जिस वजह से आपको परेशानी हो। जीवन राम अपनी बेटी की बात सुनते हैं। सुनने के बाद अपनी बेटी की बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन इधर सरिता और प्रमोद दोनों कुछ दिन तो शांत रहते हैं, लेकिन जब देखते हैं मामला थोड़ा घेरा पड़ रहा तो दोनों चोरी छिपे अब मिलना जुलना जारी हो जाते हैं। जारी होने की वजह से इनका फ़ोन पे आए दिन बात होने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन अब दोपहर का टाइम है, सरिता अपने घर में प्रमोद से फ़ोन पे लगी पड़ी होती है। लेकिन उसी वक्त उसके जो पिता होते हैं जीवन राम इधर सरिता के फ़ोन के द्वारा बात करते हुए सारी जानकारी वहीं पा जाते हैं। पाने की वजह से अपनी बेटी के पास जाते हैं और पाने की बात तुरंत ही पूछताछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर इधर सरिता कुछ ऐसी बात कर जाती है जिसकी वजह से उसके पिता का सर वहीं झुक जाता है। लेकिन वहीं पर जीवन राम अपनी बेटी की पिटाई कर देते हैं। काफ़ी भन्ना जाते, भन्नाने की वजह से तुरंत ही अपने घर से निकलते हैं, प्रमोद के घर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर प्रमोद के पिता छाती में लाल होते हैं। उन्हीं के सामने इधर पूरी की पूरी बात एकाएक प्रमोद के बारे में रख देते हैं। और छाती में लाल जैसे सुनते हैं, सुनने के बाद काफ़ी दिलासे लेते हैं। कहने लग जाते हैं अपने बेटे को समझा लेंगे और उसको अपने काबू में रखेंगे। यह सब कहकर वहाँ से तो जीवन राम तो निकल जाते हैं। लेकिन छामदी लाल अपने बेटे प्रमोद को बुलाते हैं। कहने लग जाते हैं कि बेटा असल में जीवन राम ने जो हमसे बात कही वह पूरी तरह से सच है। लेकिन यह बात सुनता है तो प्रमोद तुरंत ही अपने प्यार का नाम लेने से वह भी इनकार कर जाता है। कहने लग जाता है कि पिताजी हमारे और इधर सरिता के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना है जिसकी वजह से आपका सर झुके। यह बात सुनने के बाद इधर अपने बेटे की बात पर छामदी लाल को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है अपने बेटे के इस हरकत के बारे में कि हमारा बेटा कैसा है, काम धाम से मतलब नहीं है, निठल्ला इधर उधर घूमता रहता है, उसके कोई ना कोई शिकायत आते रहते हैं। और इस शिकायत से वह हर दिन परेशान थे। लेकिन आज ऐसा शिकायत आ गया तो उन्हें परेशानी की क्या बात थी। लेकिन वहीं पर प्रमोद को काफ़ी समझाते बुझाते कहने लग जाते कि बेटा अगर हमारे सामने आज के बाद कोई ऐसी बात आती है समझ लो तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत खड़ा हो जाएगा। लेकिन इधर प्रमोद सामने तक खड़ा होता है, अपने चेहरे को इधर उधर घुमाता है। छामदी लाल देखते कहने लग जाते हैं कि बेटा हमारी अगर यहाँ बदनामी होती है तो इसके बदनामी का कारण तुम ही बनोगे और अब बदनामी ना हो, और इसीलिए तुम हमारा घर छोड़कर अभी कभी चला जाओ या तो कहीं जाकर नौकरी कर लो। अब इस तरह की बात प्रमोद सुनता अपने पिता से शर्मिंदा हो जाता है। सोचने लग जाता है कि हमारे पिता जो कह रहे हैं वहाँ पूरी तरह से सच भी कह रहे हैं, क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे हैं और ना खेत में हमारा मन लगता है, निठल्ला ही घूमते हैं। यह सब सोच कर जब परेशान हो जाता है तो उसी वक्त प्रमोद जो होता है अपने दोस्त से संपर्क करता है जो दिल्ली में रहता है। सुरेश जब संपर्क करता है, जब सुरेश से बात करता है, सुरेश कहने लग जाता है कि हम जिस कंपनी में कार्य करते हैं वह कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वर्कर तो हैं, लेकिन तुम्हें भी लगवा लेंगे। अब प्रमोद जब इस तरह की बात सुनता तुरंत ही अब इधर सुरेंद्र की बात मान लेता। मानने के बाद वह भी दिल्ली चलाता है।
और जाकर जिनसे जो फैक्ट्री होता है उसी में काम करने लग जाता है। लेकिन जैसे 2 महीने का वक्त गुजरता है, सरिता की वजह से वहाँ काटना एक एक दिन भारी पड़ जाता है। अब जिस वजह से प्रमोद तुरंत ही फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद दिल्ली छोड़ छाड़ अपने गाँव आ जाता है। और गांव आने के बाद अपने पिता के साथ जब रहने लग जाता है, उसके जो पिता होते हैं उसके ऊपर काफ़ी दबाव मारते हैं कि बेटा तुम अपने काबू में रहो, अपने घर में घर गृहस्थी में उमड़े रहो। और सरिता को पाने के लिए अपने गांव में हर बार तो चक्कर लगाता, मुलाकात भी हो जाता, दोनों के रिश्ते हर बार कायम भी जाते हैं। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, अब दोबारा इसकी जो खबर होती है, अब जाकर जीवन राम को पता चलता है। जीवन राम उसी समय सन्न सा रह जाते हैं और इसकी खबर जाकर छामदी लाल को देते हैं। छामदी लाल जब खबर पाते तुरंत ही अपने गाँव में जाते हैं, कुछ बड़े बुजुर्गों को लेकर एक पंचायत बुलाते हैं और पंचायत बुढ़ती है और वहाँ पर बड़े ही समझदारी के तहत एक फ़ैसला लिया जाता है। और उसके जो मुखिया होते कहने लग जाते हैं कि दोनों सदस्यों से कि तुम लोग अपने अपने बेटों की शादी करवा दो। अगर कहीं दोनों ने कहीं ऊंच नीच कर लिया तो हम तुम दोनों को इस गांव में रहने लायक छोड़ेंगे नहीं। अब इस तरह की बात सुनने के बाद जीवन राम और छामदी लाल बात को समझ जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि ठीक है, हम अपने बेटे के लिए कहीं न कहीं की तलाशी ज़रूर कर लेंगे। और सरिता अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाती है, उसको भी लगने लगता है कि हमारे पिता हमारी शादी कहीं न कहीं जल्द से करवा देंगे। तो बेधड़क अपने पिता के सामने उसी समय आकर अपने प्रेमी अब प्रमोद का नाम लेते हुए अपने प्यार का इजहार अपने पिता से कर देता है। कहने लग जाता है कि पिताजी, आखिर प्रमोद में क्या कमी है? प्रमोद भी हट्ठा काठा भी है और कहीं ना कहीं कमा लेगा। अगर वह नहीं कमाएगा तो हम तो कमा लेंगे, और उसकी शादी अगर आप उससे हमारी कर देते हैं तो इसमें आपका क्या जाता है? कहीं ना कहीं हमारी तो शादी होगी। अब इस तरह की बात जैसे जीवन राम सुनते ही एकदम सन्न सा रह जाते हैं और उसी समय अपनी बेटी को ले जाकर कमरे बंद करते कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा आज से पढ़ाई लिखाई बंद है। लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन इधर सरिता दोबारा उस घर से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन दूसरी तरफ प्रमोद के जो पिता होते हैं छामदी लाल, नए रिश्ते की जब तलाशी करते हैं, उनको पता चल जाता है कि ठीक पास के ही रहने वाले डालचंद होते हैं, उन्हीं की बेटी होती है रचना, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन छामदी लाल खबर पाने के बाद तुरंत डालचंद के पास जाते अपने बेटे के लिए हाथ मांग लेते हैं। और सरिता के जो पिता होते हैं तुरंत ही कुछ जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद इधर प्रमोद के लिए अब रिश्ते की हामी भर लेते हैं। और तभी जाकर प्रमोद और साथ में अब रचना की जो शादी होती है जाकर ठीक 12 जून 2013 के दिन हो जाती है। बड़े बेहतर तरीके से होता है। लेकिन जिस दिन प्रमोद और रचना की पहली रात होता है, वो दिन रचना को बड़ा ही कुछ घर में आभास हो जाता है कि आखिर प्रमोद की कुछ और चाहते हैं। वह चाहतों के हिसाब से हमें तो अब नहीं चाहता। लेकिन उस दिन रचना अपने आप को काफ़ी तसल्ली देती कि आज पहली रात हो सकता है यह रात अच्छा ना हो। लेकिन जब दूसरा रात प्रमोद के कुछ अजब तरीके के बर्ताव होते हैं। यह बर्ताव देख ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर सोच बैठती है कि आखिर हमारा पति हमें उस तरह की प्यार क्यों नहीं दे रहा है। और रचना इधर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ती है। सोच में पड़ने के बाद वह भी जानना चाहती है कि आखिर हमारे अंदर क्या खामी है। लेकिन वहाँ पर रचना जब इस तरह की परेशानी में जूझती है तो अपने परेशानी को किसी के सामने शेयर नहीं करती। लेकिन कुछ दिन बाद रचना के जो पिता होते हैं उसको लेने के लिए आते हैं। अब रचना जाती है, अपने मायके रहती है, लेकिन सोच कर अपने पति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाती है तो उसके ससुराल वाले उसको लेने के लिए आ जाते हैं। और रचना दोबारा अपने पति के पास आती है। लेकिन कुछ दिन रहती है, फिर अपने पति प्रमोद का जो बर्ताव होता है देखती है, बड़े अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर इनका दिन भर घर पर बैठे रहना क्या कारण है। यह सब मौके पर जब देखती है रचना तो काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाती है तो एक दिन अपने पति के सामने कह बैठती है कि आखिर तुम दिन भर निठल्ले इधर उधर घूमते रहते हो, क्यों ना तुम कोई काम धाम कर लो। अब इस तरह की बात जैसे प्रमोद के सामने रचना रखती है, रखने के बाद प्रमोद एकदम सन्न रह जाता है और प्रमोद तुरंत ही रचना को कुछ ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से रचना का सिर वहीं पर झुक जाता है। और रचना अपने आप की ज़िंदगी में इस तरह का आदमी पाकर काफ़ी ज़्यादा सन्न रह जाती है। लेकिन रचना उसी दिन से ठान लेती है कि आखिर इस मोड़ और तोड़ का कारण क्या है। और इसलिए रचना जानने की कोशिश भी करती है और पीछे भी पड़ जाती है। तभी एक दिन जैसे ही सुबह का टाइम और उसी वक्त जैसे ही मौके पर इधर प्रमोद अपने बाथरूम में घुसता है तो पैंट में जाकर हाथ रचना एक डाल देती है। और रचना जब हाथ डालती है तो उसी में पर्स निकलता है। पर्स निकाल के देखती है तो एक फ़ोटो होता है जो सरिता का होता है। देखकर मामला समझ जाती है और यही फ़ोटो लेकर तुरंत प्रमोद के पास पहुँचती है। लेकिन प्रमोद जैसे देखता है तो अपना हाथ निकालता है, शरीर पर वही गिरा देता है। वही तंतना कर खड़ी कहने लग जाती है कि आखिर तुम इस लड़की की वजह से हमारी ज़िंदगी नरक करके क्यों रखे हुए हैं। आखिर जब तुम्हें ऐसा करना था तो हमारे साथ शादी क्यों किया। लेकिन हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हम तुमसे शादी करके ही आए हैं और तुम्हारे साथ ज़िंदगी यहीं बिताएंगे। और इस तरह की बात सुनता प्रमोद कहने लग जाता है कि देखो, अगर तुम्हें रहना तो रहो, नहीं तो तुम अपने मायके जा सकती हो। लेकिन इस तरह की बात अब रचना सुनती कहने लग जाती है हम कतई नहीं जाएंगे, और जब जाएंगे तो मैं हमेशा के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा के ही जाएंगे।
लेकिन इस तरह की बात प्रमोद के सामने जब रचना रखती है के बाद प्रमोद एकदम सनस रह जाता है कि रचना आखिर किस तरह की बात कर रही है। और उसी रचना अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है, बेटी को लेकर अपने ही घर चले जाते हैं। इधर प्रमोद काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर रचना जैसी औरत पाकर हमारी ज़िंदगी अब नरक होने वाली है, और उसी दिन ठान लेता है कि रचना को अपने रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए। तभी उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है, अब मुकेश के पास जाता, मुकेश से कहने लग जाता है कि दोस्त हमें हमारी पत्नी रचना से छुटकारा दिलाओ, क्योंकि उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी एकदम अब नरक सी हो गई। हमने सोचा था कि पत्नी पाकर उसको अपने कैद में रखेंगे, लेकिन वह तो खुद हमें अपने कैद में रखना चाहती है, बार बार धमकी देती है थाने में जाने की। यह सब बात सुनकर मुकेश उसकी बातों में आ जाता, कहने लग जाता कि दोस्त हम तुम्हारे लिए एकदम तैयार खड़े हैं। यह बात सुनता है प्रमोद भी कह देता है, लेकिन हम तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर देंगे, और इनाम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यह सौदा पाकर मुकेश खुश भी हो जाता है, और उसी दिन से प्रमोद और साथ में मुकेश दोनों अच्छे प्लान की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी 28 जुलाई का दिन होता है, तो उसी वक्त प्रमोद अपने ससुराल में पहुंचता है। तो उसके ससुराल में उसके जो अपने ससुर होते हैं डालचंद वहीं पर होते हैं। डालचंद से तुरंत ही कहने लग जाता है कि हमें अपनी पत्नी को आज ही लेकर जाना है। यह बात सुनने के बाद डालचंद कहने लग जाते कि बेटा तुम आराम से रहो, सुबह चले जाना। लेकिन दूसरी तरफ सरिता अपनी माँ जो होती है से सारी बात और सारी शिकायत कर बैठती है। करने की वजह से सारी बात की जानकारी सरिता की माँ को लग जाता है कि आखिर प्रमोद का ही गांव में रहने वाली सरिता के साथ चक्कर चल रहा है। अब इस तरह की बात जैसे ही अब रचना की माँ सुनने के बाद अपनी बेटी को समझाती बुझाती कहने लग जाती है कि बेटी तुम अपने पति के साथ कुछ दिन रहो, हो सकता है उसका दिमाग अब सही हो जाए, लेकिन हाँ इसकी बात किसी के सामने और मत रखना, अगर रखोगी तो हमारी और तुम्हारी बदनामी होगी, इससे बढ़िया तुम चुप ही रहो। अब इस तरह की बात जब रचना सुनने के बाद अपनी माँ की बात को मान लेती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रमोद अपने ही ससुर से काफ़ी जिद करने लग जाता है। और शाम का लगभग जैसे 7 बजे का टाइम हो जाता है, तो डालचंद काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते कि आखिर इतनी रात अगर तुम लेकर जाओगे तो रास्ता तो ख़राब है, और तुम्हें अपने गांव पहुंचते काफ़ी लेट हो जाएगा। लेकिन वहाँ अपनी बातों में प्रमोद तो ले जाता है, उसका मकसद कुछ और होता है। उसी मकसद को पाने के लिए काफ़ी बार कोशिश करता, लेकिन उसकी जो कोशिश उसका रंग लाता है, और अपनी पत्नी को इधर रचना को साथ लेता। साथ लेने के बाद अब निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही गजरौला कला के अब रोड पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहीं मुकेश खड़ा होता है। मुकेश मिल जाता है, और मुकेश से मिलने के बाद प्रमोद और मुकेश दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पैदल ही इधर पीछे अब रचना लगी रहती है, लेकिन चलते चलते रास्ते में अपने प्लान बना लेते हैं। अब जैसे लालपुर गांव के रोड पे पहुंचते हैं, देखते हैं गांव के रोड पूरा एकदम सुनसान हो चुका है, क्योंकि रात का लगभग 10:30 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। सुनसान मौका देखकर एकाएक मुकेश और प्रमोद सरिता के पास पहुंचते, वहीं पर पकड़ते हैं, और एक गन्ने का खेत होता है, उसी गन्ने में ले जाते हैं। सरिता का वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद तुरंत इधर बिना देर किए अब मुकेश और साथ में प्रमोद तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन प्रमोद बड़ा ही खतरनाक खेल खेल देता, उसी वक्त अपने थाने में जाता है, अपनी पत्नी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाता है। लेकिन वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं गौतम सर इधर प्रमोद का चेहरा देखकर पहचान लेते हैं, वहीं पर उसका राज खोल भी देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, आने के बाद जिसके भी कानों में सच्चाई पहुँचने के बाद सुनने के बाद एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर प्रमोद कैसा लड़का था। लेकिन पुलिस की टीम होती है इधर प्रमोद और साथ में मुकेश को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।